गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे डाइजेशन टॉपिक के ऊपर और पूरी स्ट्रक्चर उसकी हो गई थी। एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स की एक एक करके अपन ने एक्सप्लेनेशन दिया था और मैं समझता हूँ कि आप लोगों अच्छे से उसको समझ गए होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें और कमेंट बॉक्स में डाल करके आप अपना क्वेश्चन या जो भी प्रॉब्लम हो कैरी कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल की है और जो जो उसके पार्ट हैं, उन पार्ट्स में कौन कौन सा फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है वो अपन को देखना है। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करें अपन 2 मिनट कि जो फूड लेते हैं अपन, फूड का जो मेन पार्ट होता है अपनी फूड का जो मेन पार्ट है वो 6 पार्ट में डिवाइड है। 6 पार्ट में है। एक तो है बात कार्बोहाइड्रेट की, एक लिपिड जिसको अपन फैट कहते हैं, नेक्स्ट आपका प्रोटीन, एक है आपका मिनरल्स, एक है आपका विटामिन्स और एक है आपका वाटर। ये अपन के 6 कंपोनेंट्स हैं फूड के, जो अपन डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। इनडायरेक्टली से मेरा मतलब है कि मिनरल को आप डायरेक्ट नहीं लेते हैं जनरल फूड में, विटामिन्स को आप डायरेक्ट नहीं लेते हैं, बाकी वाटर अपन डायरेक्ट लेते हैं, पता रहता है अपन को। लेकिन बात करें और किसी भी फूड मटेरियल की, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे लिपिड है, चाहे प्रोटीन है, अपन तो पर्सनल या कहें कि सेपरेटली कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, सेपरेटली लिपिड नहीं लेते हैं। हाँ, जैसे घी वगैरह खाते हैं, ऑयल वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको सेपरेट लिपिड और फैट मिलेगी। लेकिन जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के सोर्स आते हैं, प्रॉपर प्रोटीन लेना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, या ये कहें कि नॉर्मली अपन ले नहीं पाते। सप्लीमेंट आते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट हालांकि, पर वो इजीली अवेलेबल भी नहीं है। दूसरी बात, जनरल फूड के साथ ऐसा हो पाना संभव नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इनके डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनको जनरली अपन शुगर कहते हैं। शुगर बोलने का रीज़न है क्योंकि जो इनका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट होता है, यानी मीठा होता है। शुगर के अलावा इनको एक नाम और दिया जाता है, वो है सैकेराइड। अब एक दिन और बात की थी मैंने चलते चलते, तो मैं सभी की बात करूं, जो भी फूड अपन लेते हैं वो सारा का सारा फूड किस फॉर्म में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ये आपका फूड मटेरियल है जो कि सारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। स्पेशली अपन बात करेंगे कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के बारे में। तो होना क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स फूड को एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस पार्ट में वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से हमें क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे ही अपन सिंपली क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का मीनिंग ही ये है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है, यानी कि वर्किंग क्या है। तो डाइजेशन की जो वर्किंग है उसमें मेन रोल होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का होता है। तो अपन देखते हैं किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। एक्चुअल में रहेगा वो क्या, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, लास्ट पे भी लिपिड या फैट है तो भी वो क्या रहेगा, फैट या लिपिड फॉर्म में रहेगा। बस होना क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड किस में आ जाएगा, सिंपल फूड में। फॉर एक जनरल एग्जांपल मैं कहूं कि ये कोई आपका चाहे तो कार्बोहाइड्रेट, चाहे लिपिड और चाहे प्रोटीन, इन तीनों में से कोई भी है। तो जनरली स्टार्टिंग में जो भी फूड लेते हैं, चाहे वो कोई सा भी है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन है, तो वो इस फॉर्म है। इस फॉर्म से मेरा मतलब काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। नेक्स्ट, जब ये फूड कॉम्प्लेक्स फूड एलिमेंट्री कैनाल से एंटर होता है या एलिमेंट्री कैनाल में
माउथ के थ्रू एंटर होता है तो वेरियस पार्ट्स में इसको क्या किया जाएगा, सिंपल किया जाएगा इस तरीके से। अब पहले के बजाय क्या है, सिंपल दिख रहा है थोड़ा सा, आगे क्या होगा, ये और सिंपल होगा, एटलीस्ट ये क्या होगा, बिल्कुल इस सिंपलर फॉर्म में आ जाता है। यानी मैं बहुत जनरल वे में बात करूं तो यहां देखें कि अपन को एक सिंगल यूनिट दिखाई दे रही है फूड की, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो फैट है, सिंपल यूनिट दिखाई दे रही है। तो ये सिंपल यूनिट दिखाई दे रही है, इसको मैं कह सकता हूं कि ये मोनोमर है। क्या है ये, मोनोमर। हिंदी में बोलते हैं एकलक। एकलक से मतलब एक यूनिट है। क्या है, एक यूनिट है। यदि इधर बात करें तो ये डाइमर हो सकता है, ट्राइमर हो सकता है, टेट्रामर हो सकता है। इधर बात करें, यदि ये डाइमर था तो ये ट्राइमर हो सकता है, यदि यहाँ ट्राइमर था तो यहाँ टेट्रामर हो सकता है, यहाँ टेट्रामर है तो यहाँ पेंटामर हो सकता है। इट मीन्स इसके कंपेयर में ये, तो मैं एक जनरल बात लिख देता हूँ, ट्राइमर। और यहाँ पे अपन बात करें तो स्टार्टिंग में बहुत सारी यूनिट्स आपस में कनेक्ट हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की हैं, चाहे वो प्रोटीन की हैं, चाहे वो फैट की हैं। तो इसको अपन कह सकते हैं कि ये पॉलीमर है। यस, तो जो भी फूड हम लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, पॉलीमर फॉर्म में लेते हैं। और पॉलीमर की स्ट्रक्चर बजाय मोनोमर या डाइमर या ट्राइमर के कंपेयर में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इट मीन्स सिंपल बात करूं मैं तो सिंपल बात करने पे अपन को पता लगता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन। मीन्स द प्रोसेस टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू simple food material is known as digestion. The process to convert the complex food material into simple food material is called digestion. अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे और किस किस जगह पे कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें एलिमेंट्री कैनाल के वो पार्ट्स जहां जहां पे डाइजेशन होता चाहता है और किस तरीके से होता है और कौन कौन से एंजाइम्स उनमें पार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें माउथ। ये फर्स्ट पार्ट था, जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनको सबको पता होगा कि एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, माउथ था। लेकिन माउथ अपर लिप और लोअर लिप से घिरी हुई स्ट्रक्चर है जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। रीजन एक और बात थी, सुन लो आप, कि जब फूड रुकेगा ही नहीं किसी प्लेस पे तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा कन्वर्ट होने का, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होने का मौका ही नहीं मिलेगा। या फिर कहूँ कि डाइजेस्टिव जो भी एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स को उस कॉम्प्लेक्स फूड के ऊपर अपना वर्क करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जहाँ टाइम नहीं मिलेगा या फूड स्टे नहीं होगा तो डाइजेशन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि माउथ में नो डाइजेशन, क्योंकि अपन फूड लेते तो किसके थ्रू हैं, माउथ के थ्रू एंटर होता है, बट डालते सीधा कहाँ पे हैं, बकल कैविटी में। तो फर्स्ट बात करेंगे अपन डाइजेशन इन बकल कैविटी। डाइजेशन इन बकल कैविटी, देखें इधर, डाइजेशन इन बकल कैविटी की बात करें तो बकल कैविटी में डाइजेशन किस प्रकार होगा। अपन ने देखा कि बकल कैविटी में तीन स्ट्रक्चर थी, बेसिक स्ट्रक्चर थी, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स और टंग। वैसे देखा जाए तो टीथ के बकल कैविटी के अंदर स्ट्रक्चर तो दो ही थी, टीथ और टंग। लेकिन चूंकि बकल कैविटी में सारी की सारी सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन होती हैं, इस वजह से अपन कहते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स भी बकल कैविटी का ही पार्ट है। तो अपन देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स का कंपोजिशन देखा था अपन ने स्ट्रक्चर देखते वक्त। तो उस स्ट्रक्चर में अपन ने देखा कि जो सलाइवा का कंपोजिशन है उस सलाइवा में सबसे बड़ी बात थी वाटर था, म्यूकस था, लाइसोजाइम एंजाइम्स था और सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम था। सबके फंक्शन अपन ने देखे थे। वाटर का फंक्शन था कि फूड को क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड था म्यूकस। म्यूकस के लिए अपन ने बात की थी कि म्यूकस फूड में मिक्स होकर के उसे लुब्रिशियस बनाता है, जिसकी वजह से उसे एग्लूटिनेट करने में क्या हो, आसानी हो। मैं समझता हूँ सभी को पता होगा आपको, और फिर भी मैंने रिकॉल कर दिया है। नेक्स्ट अपन बात करें लाइसोजाइम एंजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम का फंक्शन मैंने उस वक्त बताया था आपको कि लाइसोजाइम फूड के साथ एंटर करने वाले जो भी माइक्रोब्स हैं
जिसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, या अदर माइक्रोब्स हो सकते हैं, लाइक माइकोप्लाज्मा है, प्रोटोजोन्स हैं, कोई फंगल पीस है, तो उसको खत्म करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, या उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया जाता है किसके द्वारा, लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा। लास्ट जो आपका आता है वो सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम है। तो सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम का जो फंक्शन है मेन, वो था फूड का डाइजेशन करना। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो बात करें अपना जो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है ह्यूमन बींग्स में, वो स्टार्च है। रीज़न अपन जो फूड में लेते हैं वो चपाती लेते हैं मेनली, या चावल लेते हैं, या सब्जियों वेजिटेबल्स में बात करें तो आलू है यानी पोटैटो है। तो ये सभी जो भी नाम अभी मैंने बताए, चपाती, राइस, पोटैटो एटसेट्रा, या फिर कहें कि फूड ग्रेन्स में आपका व्हीट है, बाजरा है, आपका बार्ले है, ये सभी की सभी नेचुरल सोर्स हैं किसके, स्टार्च के। और स्टार्च में आपको बता दूं, 1 मिनट अभी मैंने बात की थी आपसे कि जो सैकेराइड यानी कि शुगर सैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट, वो 3 टाइप के मेनली होते हैं। पॉलीमर से मेरा मतलब पॉलीसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड और एक होता है आपका मोनोसैकेराइड। अब देखें अपन मोनोसैकेराइड से शुरुआत करते हैं। अपन मोनोसैकेराइड का मतलब है कि जब केवल शुगर का एक मॉलिक्यूल हो, मोनो यानी 1, जब शुगर का केवल सिंगल मॉलिक्यूल हो तो वो क्या कहलाएगा, मोनोसैकेराइड कहलाएगा। ओलिगोसैकेराइड का मतलब है 1 तो यहां हो गया, तो ये तो काउंट हो गया किसमें, मोनोसैकेराइड में। अब 1 से ऊपर जाएगा यानी 2 to 10, यदि 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स हों, 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स हों तो वो किस में काउंट हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड में। अब अपन बात करें कि ओलिगोसैकेराइड की रेंज काफी ज्यादा हो गई, 2 से लेकर के 10। यदि 2 है तो उसको बोलेंगे अपन डाइसैकेराइड, और यदि 3 मॉलिक्यूल हैं तो उसको बोलेंगे अपन ट्राइसैकेराइड। इसी तरीके से टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, ठीक है, और अदर। बात करें यदि शुगर मॉलिक्यूल्स का नंबर हो जाता है 10 से ऊपर यानी कि 11 हो जाता है, तो 11 to so on, जनरली 3000 मॉलिक्यूल्स तक हो सकते हैं। तो यदि शुगर मॉलिक्यूल्स का नंबर मोर देन 11 हो, या मोर देन 10 हो, तो वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे, पॉलीसैकेराइड में काउंट होंगे। अब सभी की बात करें अपन थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे, तो एक तो स्टार्च है, एक आपका सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं आपके, पॉलीसैकेराइड के। यहाँ ओलिगोसैकेराइड में जो मेनली रोल अपने काम आएगा वो किसका आएगा, डाइसैकेराइड का आएगा। तो डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं लैक्टोस, सुक्रोस, और माल्टोस। लैक्टोस, सुक्रोस और माल्टोस। इधर अगर बात करें मोनोसैकेराइड की तो उसमें आ जाएगा आपका ग्लूकोज, जो आप नाम बहुत सुनते आ रहे हैं शुरू से, ग्लूकोज है, फ्रक्टोस है, इसके अलावा गैलेक्टोस है। तो मैंने बात की कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको अपन जनरली सैकेराइड कह सकते हैं, शुगर कह सकते हैं, और इसको डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेस पे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मीनिंग निकला कि सिंगल मॉलिक्यूल हो शुगर का। शुगर का जब सिंगल मॉलिक्यूल हो तो वो किस में काउंट होगा, मोनोसैकेराइड में काम होगा। यदि 2 से लेकर के 2 से लेकर के यदि 10 तक मॉलिक्यूल हो तो वो सारे के सारे किस में काउंट हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड में काउंट होगा। और यदि 11 से लेकर के 100 तक मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के तो वो किस में काउंट होगा, पॉलीसैकेराइड में काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। बात चल रही थी कि बकल कैविटी में डाइजेशन किस प्रकार होता है, तो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे स्टार्च। स्टार्च यानी कि किस एग्जांपल में आ रहा है, पॉलीसैकेराइड में। और सीधी सी बात है, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में
कनेक्ट होते जाएंगे और मॉलिक्यूल लार्ज होता चला जाएगा तो उतना ही उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब पॉलीसैकेराइड है तो कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब स्टार्च के ऊपर सलाइवा में प्रेजेंट सलाइवरी एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम था टाइलिन। ये टाइलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज 7.2 pH पर, यानी कि pH लेवल कितना हो गया 7.2, और 7.2 pH होने पे अपन जानते हैं कि मीडियम हो गया कैसा, बेसिक। अब इस स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, ब्रेक करेगा, किस में, माल्टोस में। किस में ब्रेक करेगा, माल्टोस में ब्रेक करेगा। अब आप बहुत अच्छे से पता लग गया होगा, अभी एग्जांपल अपन ने देख लिए थे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सारे के सारे किस्म आ जाएंगे ओलिगोसैकेराइड में। और जबकि यदि 11 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाते हैं, 11 और 11 मोर देन 11, तो वो किस में काउंट हो जाएगा, आपका पॉलीसैकेराइड में काउंट हो जाएगा। अब माल्टोस एग्जाम्पल याद आते हैं, आपको पता लग गया होगा कि किस में काउंट होगा, डाइसैकेराइड में काउंट होगा। यानी कि ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। और ये क्या है, आपका सिंपल शुगर है। ये आपका पॉलीसैकेराइड है और ये आपका डाइसैकेराइड है। लेकिन बात आती है कि स्टार्च यानी कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या पूरा फूड या कि सारा की सारा जो कार्बोहाइड्रेट है फूड मटेरियल में यूज किया गया, वो क्या बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है, तो नहीं। क्योंकि जो फूड है वो बकल कैविटी में केवल, मैं समझता हूं कि 20 to 30 सेकेंड ही रुक पाता है। हालांकि सभी लोग कहते हैं कि फूड को काफ़ी चबा चबा के खाना चाहिए, और जितना ज़्यादा चबाओगे डाइजेशन मैकेनिज्म उतनी ही अच्छी रहेगी। इसका बहुत लॉजिकल फैक्ट है कि चबाने से क्या होगा कि जो आपके फूड मटेरियल है वो बहुत स्मॉल पीस में टूट जाएंगे, और स्मॉल पीस में ही तो तोड़ना है अपन को। कॉम्प्लेक्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, सिंपल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम। दूसरी बात, जब अपन जितना ज़्यादा उसको चबाएंगे तो चबाने से क्या होगा कि स्मॉल होता चला जाएगा पीस, स्मॉल होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाएंगे। तो यही रीज़न है कि सभी लोग, जिसको बायोलॉजिकल बेस पे भी अपन देखें तो यही चीज़ निकल के आती है कि फूड मटेरियल को जितना चबा चबा के खाया जाएगा उतना ही अपन को डाइजेशन में हेल्प होगी, या कहें कि अपना डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। रीज़न डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ज़्यादा हेल्प हो जाती है, या कहें कि उनको ज़्यादा रोल प्ले नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट, यानी कि स्टार्च कन्वर्ट हुआ है आपका किसमें, माल्टोस में। लेकिन बात आती है कि कितना कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो पाता है, तो अपन यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, ओनली 1%, ओनली 1% कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्ट इन बकल कैविटी। केवल 1% डाइजेस्ट, टोटल कार्बोहाइड्रेट का केवल 1% ही डाइजेस्ट हो पाता है। एंड और एक विशेष जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये कि आफ्टर द डाइजेशन इन बकल कैविटी, आफ्टर द डाइजेशन इन बकल कैविटी फूड इज कॉल्ड बॉलस। विशेष बात, ये बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है छोटा सा, कि बकल कैविटी में डाइजेशन के बाद फूड को बॉलस बोला जाता है। रीजन है उसका भी, बॉलस यानी बॉल टाइप हो जाता है, छोटी छोटी बॉल्स बन जाते हैं, गुलिकाएं बन जाती हैं, और उनमें सलाइवा मिक्स होने की वजह से वो क्या हो जाती है, लुब्रिशियस हो जाती है, और आसानी से क्या होता है, उतरती चली जाती है फेरिंग्स और ओएसोफेगस तक। यस, मैं समझता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात, केवल बात की अपन ने किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि लिपिड और प्रोटीन का कोई डाइजेशन बकल कैविटी में नहीं होता। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फेरिंग्स। थर्ड, फेरिंग्स। तो उस दिन अपन ने काफी बात की थी इसके बारे में कि फेरिंग्स इज द कॉमन पाथ ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। तो यहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता, रीजन यहां पे फूड रुकता ही नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड है, फोर्थ था आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस
ईसोफेगस में भी फूड बिल्कुल नहीं रुकता, और उसी दिन मैंने बात कर ली थी आपके साथ कि इसमें भी फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता। यानी अपन आ गए अब सीधा कहां पे, स्टोमक। स्टोमक, स्टोमक की ये स्ट्रक्चर थी आपकी इस तरीके से, जे शेप्ड बैग लैग स्ट्रक्चर, जे शेप्ड बैग लैग स्ट्रक्चर। अब आपका जो फूड है फेरिंक्स से होता हुआ कहां आया, स्टोमक तक आया। एक और बात थोड़ी सी कि यहां आपकी थी और ईसोफेगस, ईसोफेगस और उसके ऊपर थी आपकी क्या, फेरिंक्स। और फेरिंक्स को मैंने बोला कि इट इज द कॉमन पाथ ऑफ ये फेरिंक्स, ये ईसोफेगस। विशेष बात अब थोड़ी सी कि जैसे ही फेरिंक्स से फूड ईसोफेगस में जाना होता है, चूंकि कॉमन पाथ है किसका, रेस्पिरेशन और डाइजेशन का, कौन, फेरिंक्स। तो इसका मतलब यहां से अपन ब्रीथिंग भी करते हैं, यानी सांस अंदर लेते हैं, रेस्पिरेट करते हैं। तो रेस्पिरेट करेंगे तो ब्रीथ इनहेल भी करेंगे और ब्रीथ एक्सहेल भी करेंगे। तो रीजन क्या है कि जैसे ही क्या होगा, ये फेरिंक्स, और जो फेरिंक्स है वो इस तरीके से यहां कनेक्ट होती है फेरिंक्स से, कौन, ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं विंड पाइप, विंड पाइप। अब अचानक से मैं ट्रैकिया और विंड पाइप पे पहुंच गया, जबकि ट्रैकिया और विंड पाइप का डाइजेशन में तो बिल्कुल रोल नहीं है। यानी कि ये सारे का सारा जो पार्ट है वो किसका है, रेस्पिरेशन का है। लेकिन यहां इस तरीके से एक फ्लैप होता है और उस फ्लैप से कनेक्ट होती है कौन, ईसोफेगस। अब क्या रोल है इस फ्लैप का, और ये फ्लैप है क्या एक्चुअल में। फ्लैप का मीनिंग है कि ये जो फ्लैप है वो स्पेसिफिक टिश्यूज से बना हुआ एक थिन लेयर्ड स्ट्रक्चर है, थिन लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब जैसे ये आपकी क्या है, फेरिंक्स है, और इस फेरिंक्स से कनेक्ट है आपकी, मैंने दिखाई है आपको डायग्राम में, एक तरफ ट्रैकिया और एक तरफ तो ट्रैकिया है और एक तरफ है आपकी क्या, ईसोफेगस। तो जब एयर जाएगी फेरिंक्स से होकर के, तो उस वक्त आपका जो उस स्पेसिफिक टिश्यू से बना हुआ फ्लैप है, ये वाला, ये फ्लैप ईसोफेगस को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ईसोफेगस को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, जिसकी वजह से एयर कहां ना जाए, ईसोफेगस, सॉरी, ये जो है आपका, ये यहां है, ये जो फ्लैप है वो किसके ऊपर है, ट्रैकिया के ऊपर, और ये आपका क्या है, ईसोफेगस है। जो फ्लैप था आपका वो किसके ऊपर है, ट्रैकिया के ऊपर है ये, और यहां कनेक्ट है आपकी कौन, फेरिंक्स। तो जैसे ही फूड मटेरियल कहां आ रहा होता है, फेरिंक्स से होकर के ईसोफेगस में जाना होता है, तो उस दौरान टिश्यू से बना हुआ ये जो स्पेसिफिक फ्लैप है और जिसका नाम है एपिग्लोटिस, जिसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस थिन लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो बनी है टिश्यूज से। अब ये क्या काम करेगी कि जैसे ही फूड आपका फेरिंक्स से कहां आता है, ईसोफेगस में जाना होता है, उस दौरान ये जो एपिग्लोटिस है, जो एक ढक्कन कह सकते हैं इसको, या कवर है, या फ्लैप है, या बहुत थिन लेयर स्ट्रक्चर है, जो उस विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। कवर होते ही वो जो फूड है वो सीधा कहां एंटर करेगा, ईसोफेगस में, न कि ट्रैकिया में। यदि ट्रैकिया में फूड चला गया तो इसका मतलब आपकी ट्रैकिया क्या हो जाएगी, अवरुद्ध होगी, यानी कि जो एयर पाथ है वो क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा, और ऐसी कंडीशन खतरनाक
हो सकती है। कभी कभी अपन ने देखा कि खाना खाते वक्त अपने को बहुत तेज खांसी आटती है, यानी कि धस लगती है। उसका रीज़न ये है कि अपन जल्दी जल्दी में जब खाना खा रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी में खाना खाने की वजह से अपना कोई स्मॉल फूड पार्टिकल कहाँ एंटर हो जाता है, इस ईसोफेगस में। रीजन, जब जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस को पर्याप्त टाइम नहीं मिलता बंद होने का। तो ऐसी कंडीशन में अपन को तेज खांसी के उठती है और दर्द भी होता है, लेकिन जैसे ही खांसी उठती है तो उस एयर के प्रेशर के साथ वो फूड पार्टिकल क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। अगर वो ना आए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से आपका फूड ट्रेकिया में न जा करके सीधा कहाँ आता है, ईसोफेगस में आता है, और ईसोफेगस से आ जाता है सीधा का सीधा कहाँ पे, स्टोमक में। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मैं आपसे पूछूंगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टीथ हैं वो कितने टाइप के हैं और उनका टोटल नंबर कितना होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टीथ हैं वो कितने टाइप के हैं और उनका टोटल नंबर कितना होता है। हाउ मेनी टीथ्स आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स एंड विच टाइप ऑफ दीज टीथ्स। तो आंसर आपको लिखना है अपने कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने पहले वीडियो को नहीं देखा है, पहले वाली को, तो उन सारी वीडियोस के लिंक सब्सक्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप पहले सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, जिससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।